सर तो आज हम कवर करेंगे अप्रूवल ऑफ प्रोस्पेक्टस। तो अगर मैं अप्रूवल ऑफ प्रोस्पेक्टस पे आऊं तो सर ये अप्रूवल ऑफ प्रोस्पेक्टस क्या होता है कि जब भी कंपनी को शेयर जनरल पब्लिक को इशू करने पड़ेंगे तो प्रोस्पेक्टस पब्लिश करवाना पड़ेगा। लेकिन प्रोस्पेक्टस जो पब्लिश करवाना पड़ेगा सर वो पब्लिकेशन से पहले कंपनी को क्या करना पड़ेगा, एसीसीपी से अप्रूवल करवाना पड़ेगा। सर ये जो एसीसीपी से अप्रूवल करवाना पड़ेगा, सर ये कैसे अप्रूवल करवाना पड़ेगा? बेटा आ जाओ अभी देखते हैं। सर कंपनी या तो प्रोस्पेक्ट इशू करेगी, या तो शेल्फ प्रोस्पेक्ट इशू करेगी, या तो सप्लीमेंट्री प्रोस्पेक्ट इशू करेगी। ये सारी बातें कब हो सकती हैं? जब अप्रूवल हो। तो होता क्या है, लेट सपोज सर एक टाइमलाइन में बना रहा हूं, ठीक है। तो सर कंपनी या तो अब क्या करेगी, या तो सर अब एक टाइमलाइन बना रहा हूं, इसमें एग्जांपल में हम समझ जाएंगे, ठीक है। अब होता क्या है, जब भी कंपनी ने प्रोस्पेक्ट इशू करना होता है, कंपनी एक अपने दिमाग में पब्लिकेशन की सर डेट जो है वो दिमाग में सोच लेती है, एक प्लान कर लेती है कि कौन सी तारीख पे मुझे जो है सर प्रोस्पेक्टस इशू करना है, पब्लिश करना है। लेट से सर कंपनी ने सोचा कि आज हम जो खड़े हैं सर, आज हम खड़े हैं, लेट सपोज हम खड़े हैं सर 1 मार्च को, हम खड़े हैं सर 1 मार्च को। कंपनी ने 1 मार्च को सोचा कि यार मुझे ना शेयर इशू करने हैं, मुझे शेयर इशू करने हैं। किसको शेयर इशू करने हैं? जनरल पब्लिक को। तो जनरल पब्लिक को इशू करने के लिए हमसे पूछा हम क्या करें। हमने बोला यार आपने ना अगर जनरल पब्लिक को शेयर इशू करवाने तो सबसे पहले तो आपका पब्लिक होना जरूरी है। उन्होंने बोला बिल्कुल, हम पब्लिक कंपनी है, हम लिस्टेड कंपनी है, हम पब्लिक लिस्टेड कंपनी है, हम जनरल पब्लिक को शेयर इशू करेंगे। तो हमने बोला कि देखो अब ना तुम्हें प्रोस्पेक्ट इशू करना पड़ेगा, और प्रोस्पेक्ट इशू करने से पहले तुम्हें क्या करना पड़ेगा, प्रोस्पेक्टस बनाना पड़ेगा। जब प्रोस्पेक्टस बन जाए तो तुम्हें सर क्या करना पड़ेगा, एसीसीपी को अप्रूवल के लिए देना पड़ेगा। अब ठीक है, अब होता क्या है, एसीसीपी कहता है यार मुझे तुम जब दो ना अप्रूवल के लिए तो कम से कम एक तुम्हारी जो प्लान डेट हो पब्लिकेशन की कि तुम कब प्रोस्पेक्टस को पब्लिश करने जा रहे हो। लेट सपोज हमने सोचा हुआ है, हमने प्लान किया हुआ है कि हम इस तारीख को शेयर को प्रोस्पेक्टस को पब्लिश करवाएंगे, लोगों में इसको बांटना शुरू करेंगे, अवेलेबल रख देंगे। सर वो कौन सी डेट होगी? सर लेट सपोज ये पब्लिकेशन डेट है हमारी, सर लेट सपोज ये हमारी पब्लिकेशन डेट है। सर ये लेट सपोज हमारी ये पब्लिकेशन डेट है, और ये कौन सी तारीख है? सर लेट सपोज ये है कोई, अल्लाह आपका भला करे, 21 अप्रैल। अब होगा क्या, ये मेरी पब्लिकेशन डेट है, ये प्लेन्ड है, प्लेन्ड। ये सर चेंज हो सकती है, लेकिन फिलहाल मैंने ये सोचा हुआ है 1 मार्च पे रह के आज के दिन में यहाँ खड़ा हूं। मैंने आज के दिन रह के ये जो डेट है ये अज्यूम की कि यार 21 तारीख को, 21 अप्रैल को मैं ये प्रोस्पेक्टस पब्लिश करूंगा और लोगों को ये बताऊंगा कि यार प्रोस्पेक्टस मुझे जो है ना ये इशू कर रहा हूं और आके मेरे शेयर खरीद लो। अब होता क्या है, एसीसीपी भैया कहता है कि यार जिस दिन तुम्हारी पब्लिकेशन डेट हो, जिस दिन तुम्हारी पब्लिकेशन डेट हो उस दिन क्या करो तुम, उस दिन तुम्हें ये करना है, उस दिन तुम्हें ये करना है कि हमें ना बताना है उससे 21 दिन पहले, उससे 21 दिन पहले, ये है मेरी पब्लिकेशन डेट, इससे 21 दिन पहले, इससे 21 दिन पहले तुम्हें बताना है, तुम्हें एसीसीपी के पास, तुम्हें एसीसीपी के पास सर पब्लिकेशन से 21 दिन पहले, पब्लिकेशन डेट कौन सी है, ये वाली डेट, इससे 21 दिन पहले, इससे क्या करना है 21 दिन पहले, ठीक है ना, बिफोर। सर इसको जो है ना मैं इस तरीके से लिख दूं, सर प्रोस्पेक्टस shall be submitted, prospectus shall be submitted to, sir prospectus shall be submitted to sir ACCP before, sir prospectus shall be submitted to ACCP before 21 days
फ्रॉम डेट ऑफ इट्स पब्लिकेशन। जिस दिन तुम लोगों में इसको पब्लिश करोगे सर, जिस दिन तुम इसको लोगों में पब्लिश करोगे उससे 21 दिन पहले एसीसीपी के पास जमा करवा दो कि एसीसीपी के पास भी टाइम हो, वो उसको देखें, अप्रूव करें, फिर तुम इसको क्या कर सकोगे, पब्लिश कर सकोगे। सर जैसे कि 21 अप्रैल को हमने सोचा हुआ है कि हम पब्लिश करेंगे प्रॉस्पेक्टस को। आज के दिन मैं कहाँ खड़ा हूं? आज के दिन मैं 1 मार्च को खड़ा हूं, तो 21 अप्रैल से 21 दिन पहले कब होंगे? सर यहाँ पे होंगे। सर ये कौन सी तारीख होगी? सर ये जो तारीख होगी, ये सर अल्लाह आपका भला करे, सर ये होगी 31 मार्च। 31 मार्च को मुझे प्रॉस्पेक्टस एसीसीपी के पास सबमिट करवाना है। मुझे एसीसीपी के पास प्रॉस्पेक्टस जमा करवाना है। एसीसीपी के पास सर, एसीसीपी के पास कितने दिन होंगे? सर एसीसीपी के पास होंगे 21 दिन। एसीसीपी के पास होंगे 21 दिन। सर एसीसीपी क्या करेगा? एसीसीपी अप्रूव करेगा। एसीसीपी अप्रूव करेगा और सर जब ये अप्रूव होके आ जाएगा, अभी अप्रूव होके यहाँ पे भी आ सकता है, ठीक है ना, या यहाँ पे भी आ सकता है। सर हो सकता है इससे आगे भी आ जाए, हो सकता है, नॉर्मल केस में इतना आगे नहीं जाता, लेकिन सर हो सकता है यहाँ पे आ जाए, हो सकता है यहाँ पे आ जाए, हो सकता है यहाँ पे आ जाए। अभी ये एसीसीपी अप्रूव करेगा, एसीसीपी की मर्जी है, लेकिन जो नॉर्मली जो टाइम फ्रेम है वो इतना है। एसीसीपी को इतने दिन में अप्रूव करके दे देना है। क्या करके दे देना है? सर अप्रूव करके दे देना है। अप्रूव करेगा, वो चेक करके आपको दे देगा। मैं दोबारा रिपीट करूं सर, आज के दिन में खड़ा हूं 1 मार्च पे। आज क्या तारीख है मेरे बच्चों? सर आज तारीख है 1 मार्च। सर 1 मार्च को मैंने सोचा कि यार मुझे जनरल पब्लिक को शेयर इशू करने हैं। सर जनरल पब्लिक को अगर मैं शेयर इशू करूंगा तो सर मेरे पास आए कंपनी का सेक्रेटरी, यार मुझे जनरल पब्लिक को शेयर इशू करने। मैंने पूछा सर आप क्या पब्लिक लिस्टेड कंपनी है? तो उन्होंने बोला बिल्कुल। मैंने बोला सर अगर आप इशू करना चाहते हैं तो आपको प्रॉस्पेक्टर इशू करना पड़ेगा। उसने पूछा प्रॉस्पेक्टस क्या होता है? मैंने बोला प्रॉस्पेक्टस के अंदर वो सारी इंफॉर्मेशन होती है जो कि आपके कंपनी के बारे में इन्वेस्टर को बताएगी कि आपकी कंपनी क्या करती है, आपकी कंपनी की करंट पोजीशन क्या है, कैसी चल रही है, आपकी कंपनी ने अभी रिसेंटली डिविडेंड कितना दिया था, आपकी कंपनी का रिसेंटली शेयर कितने पे बिक रहा है, आपकी कंपनी के कौन से प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, आपकी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कौन है, आपकी कंपनी के ऑडिटर कौन है, आपकी कंपनी सर गारंटी लिमिटेड है या लिमिटेड है, सर आपकी कंपनी के फ्यूचर में क्या उसके प्लान्स हैं, आपकी कंपनी के ऑफिसेस कहाँ कहाँ पे हैं, अगर आपने शेयर खरीदा तो आपको क्या फायदे होंगे। हाँ, लेकिन हमारी कंपनी में शेयर रिस्क फैक्टर जो है कि हमारी कंपनी अगर बंद हो सकती है तो इन बातों में हो सकती है, हमने लोन लिया हुआ है इनसे, बैंक से, हम लिक्विडेट हो सकते हैं, या जो भी बातें, जो भी रिस्क फैक्टर वाली बातें हैं, अगर तुमने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की तो तुम्हें ये फायदे तो होंगे, लेकिन उसके साथ साथ नुकसानात भी लिखने हैं रिस्क फैक्टर के। भाई अगर इन्वेस्टमेंट करोगे तो हमारी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने के ये भी रिस्क फैक्टर हैं, तो ये सारी चीजें तुम्हें बतानी पड़ेंगी सेपरेटली। तुम्हें फायदे भी बताने पड़ेंगे, तुम्हें नुकसान भी बताना पड़ेगा, जब भी जाके तुम्हारी कंपनी में कोई इन्वेस्टमेंट करेगा। उसने बोला अच्छा ठीक है सर, ऐसे कर लेते हैं। फिर उसने बोला फिर क्या करूं मैं? मैंने बोला प्रॉस्पेक्टस उसको अप्रूव कर, प्रॉस्पेक्टस को बना लो। तो उसने बोला यार प्रॉस्पेक्टस को बना के फिर पब्लिश कर दूं? मैंने बोला बेटा पब्लिश ऐसे नहीं होगा, पब्लिश ऐसे नहीं होगा। पब्लिश करवाने से पहले तुम्हें एसीसीपी को चेक करवाना पड़ेगा प्रॉस्पेक्टस। एसीसीपी को प्रॉस्पेक्टस चेक करवाओगे, एसीसीपी तुम्हारे प्रॉस्पेक्टस को अप्रूव करेगी। सर तो फिर प्रॉस्पेक्टस को मैं कब एसीसीपी के पास जमा करवाऊं? तो मैंने बोला मेरे लाल तेरी पब्लिकेशन की डेट कौन सी है, एक्सपेक्टेड प्रोपोज जो तेरे दिमाग में है कि कौन सी तारीख करूंगा? तो उसने बोला सर 21 अप्रैल है। मैंने बोला अब जो तेरी पब्लिकेशन डेट होगी उससे 21 दिन पहले, उससे 21 दिन पहले बिफोर 21 डेज फ्रॉम डेट ऑफ पब्लिकेशन, किसकी पब्लिकेशन? प्रॉस्पेक्टस की।
प्रोस्पेक्टस की पब्लिक जो तुमने एक्सपेक्टेड डेट सोची हुई है दिमाग में, उससे 21 दिन पहले एसीसीपी के पास जमा करवाओ, ठीक है ना। किससे 21 दिन पहले? सर फ्रॉम डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ प्रोस्पेक्टस से 21 दिन पहले एसीसीपी के पास जमा करवाओ, वो अप्रूव करेगा, उसके बाद तुम पब्लिश करो। अब सर बात ये है कि जब एसीसीपी अप्रूव करेगा, जब एसीसीपी अप्रूव करेगा तो वो चेक क्या करेगा? सर वो चेक क्या करेगा? सर वो चेक करेगा ये चीजें चेक करेगा, जिसको मैं नाम दूंगा कंटेंट्स ऑफ प्रोस्पेक्टस। कंटेंट्स ऑफ एसीसीपी चेक करेगा कि यार मैं एसीसीपी चेक करेगा कि भाईजान तुम हो लिस्टेड कंपनी, तुम हो लिस्टेड कंपनी, तो तुम्हारी सिक्योरिटीज बाद में कहां पे नजर आएंगी? वो बोलेगा सर स्टॉक एक्सचेंज में, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में, पीएसएक्स। सर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में हमारे शेयर नजर आएंगे। तो मैंने बोला तो पीएसएक्स वालों से तुमने अप्रूवल लिया है? तुमने पीएसएक्स वालों से क्लियरेंस लेटर लिया है? तुमने पीएसएक्स लेटर वालों से क्लियरेंस लेटर लिया है कि यार क्या क्या हम ये शेयर इशू करें, हम जनरल पब्लिक को शेयर इशू करें? क्योंकि देखो पीएसएक्स वाले जो है ना, इनकी स्क्रीन पे, इनकी मार्केट के अंदर तुम्हारे शेयर्स ट्रेडेड हो रहे होते हैं, तुम्हारे शेयर्स बिक रहे होते हैं और खरीदे जा रहे होते हैं, सेल होते हैं, बाय होते हैं। तो इनसे तो पूछ लो जिनके पास। तो एसीसीपी कहता है कि क्या क्या तुमने पीएसएक्स से इजाजत ले ली है, क्लियरेंस ले ली है? तो सबसे पहली बात एसीसीपी अप्रूव करने से पहले ये चेक करेगा, तो इसका मतलब तुम्हें क्लियरेंस लेनी चाहिए। ये सब मैं उसको बातें बता रहा हूं, ठीक है। उसके बाद तुम्हें सर क्या करेगा? एसीसीपी चेक करेगा कि क्या तुमने वो हर इंफॉर्मेशन डाल दी है, हर वो इंफॉर्मेशन इंक्लूड कर दी है, ठीक है। इंक्लूड ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन, include each and every information which helps which helps investor, which help investor to make decision। सारी वो इंफॉर्मेशन डाल दो कि जो इन्वेस्टर भैया को मदद दे, हेल्प करे, उन्हें गाइड करे कि भाई मुझे इन्वेस्टमेंट करनी है नहीं करनी, मुझे शेयर लेना है नहीं लेना, मुझे डिबेंचर लेना है नहीं लेना। सारी इंफॉर्मेशन डालो। सबसे पहली बात क्या? एसीसीपी चेक करेगा अप्रूवल से पहले तुमने क्लियरेंस ले ली है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से कि हाँ भाई हाँ हाँ तुम भले इशू करो। दूसरी चीज चेक करेगा क्या तुमने वो सारी इंफॉर्मेशन डाल दी जो एक इन्वेस्टर को मदद देगी कि वो इन्वेस्टमेंट करे या ना करे। सर जरूर जो भी इंफॉर्मेशन डालेंगे, ये जो भी इंफॉर्मेशन डालेंगे, इस इंफॉर्मेशन में क्या क्या मुराद? सर इंफॉर्मेशन डालेंगे ना ये, सर ये इंफॉर्मेशन डालेंगे ना, ये वाली इंफॉर्मेशन, ठीक है ना। इस इंफॉर्मेशन से क्या क्या मुराद? सर इंफॉर्मेशन से क्या क्या मुराद? सर इंफॉर्मेशन के अंदर क्या क्या इंक्लूड होगा? सर इंफॉर्मेशन के अंदर कुछ अच्छी चीजें होंगी, ठीक है ना। इंफॉर्मेशन के अंदर आपको कहेगा एसीसीपी के सारी जो फायदे वाली चीजें हैं वो अलग लिखो, सारी फायदे वाली चीजें अलग लिखो। सारे जो रिस्क फैक्टर हैं, रिस्क फैक्टर मतलब क्या क्या रिस्क हो सकता है इन्वेस्टमेंट करने में, इन्वेस्टमेंट डूबने के चांसेस, इन्वेस्टमेंट डूबने के चांसेस। हमारी कंपनी पे अगर कोई केस चल रहा है, कोई केस चल रहा है तो वो यहाँ पे लिखो, हो सकता है ना कंपनी पे केस चल रहा हो। हमारी कंपनी में कोई अगर टैक्स की पेनल्टी लगने वाली है तो वो भी यहाँ लिखो। सारे रिस्क फैक्टर, सारे रिस्क फैक्टर स्पेसिफिकली, सेपरेटली, सर स्पेसिफिकली सर सेपरेटली सेपरेटली मेंशन करें, स्पेसिफिकली सेपरेटली मेंशन करें, ठीक है ना। तो सर अब बात ये है कि बेनिफिट्स अलग मेंशन करो और सर रिस्क जो है वो अलग मेंशन करो। एसीसीपी आपको कहेगा इंफॉर्मेशन के अंदर। फिर पता है होगा क्या? एसीसीपी पीएसएक्स से क्लियरेंस लेटर चेक करेगा। दूसरी चीज क्या चेक करेगा कि वो ये चेक करेगा कि आपने सारी इंफॉर्मेशन डाली जो कि सर एक इन्वेस्टर को मदद दे सके इन्वेस्टमेंट करने के लिए। फिर चेक करेगा कि क्या तुमने रिस्क फैक्टर सेपरेटली डाले हैं, बेनिफिट्स सेपरेटली डाले हैं,
इंक्लूड किए हैं। उसके बाद चौथी चीज पता है क्या चेक करेगा? वो ये चेक करेगा कि यार कि अगर आपने कोई इंफॉर्मेशन बेनिफिट्स वगैरह डाले हैं, बेनिफिट्स वगैरह जो भी इंक्लूड किए हैं, क्या वो एक्यूरेट हैं? झूठ तो नहीं बोला तुम लोगों ने? क्या वो सही हैं? वो सारी इन इंफॉर्मेशन को चेक करेगा जो तुमने प्रोस्पेक्टस के अंदर इंक्लूड की हैं। हर एक एक पॉइंट को चेक करेगा, क्या वो सही हैं? झूठ तो नहीं कह रहे तुम? ऐसे नहीं, इन्वेस्टर्स को घेरने के लिए, इन्वेस्टर को अपनी तरफ सर अपने तरफ लाने के लिए तुम लोगों ने झूठ बोला हो, तो वो सारी चीजें जो कि एक इन्वेस्टर को तुम बता रहे होगे फायदे, वो सब वो चेक करेगा। उसके बाद एसीसीपी क्या करेगा? उसके बाद एसीसीपी उसके बाद अप्रूव करेगा। सर एसीसीपी उसके बाद ये सारी चीजें देख के अप्रूव करेगा। सर यहाँ पे जब प्रोस्पेक्टर अप्रूव होके आ जाएगा मेरे भाइयों, यहाँ पे प्रोस्पेक्टर अप्रूव होके आ गया, यहाँ पे प्रोस्पेक्टस अप्रूव होके आ गया, ठीक है, सही है। यहाँ पे प्रोस्पेक्टस जब अप्रूव होके आ गया तो सर जिस दिन अप्रूव हुआ सर उस दिन से कितने दिन वैलिड होगा? सर उस दिन से कितने दिन वैलिड होगा? सर उस दिन से 60 दिन वैलिड होगा। सर 60 दिन। सर लेट सपोज यहाँ पे अप्रूव होके आ गया। अब सर ये कितने दिन वैलिड होगा? अब सर लेट सपोज ये मेरे पास अप्रूव होके आ गया 1 मई को, लेट सपोज 1 मई को अप्रूव होके आ गया, तो 1 मई से 60 दिन मजीद ये वैलिड होगा। 1 मई पे अप्रूव होके आ गया, मतलब अब मैं पब्लिश कर सकता हूं, अब मैं जनरल पब्लिक को प्रोस्पेक्टस पब्लिश करके दे सकता हूं। तो जनरल पब्लिक आओ आओ मेरे शेयर्स आके खरीद लो। सर ये कितने दिन जो होंगे, कितने दिन ये वैलिड होगा? सर ये वैलिड होगा मेरे भाइयों 60 दिन, 60 डेज ये वैलिड होगा। आप अपने प्रोस्पेक्टस को 60 डेज तक, मैक्सिमम अप टू 60 डेज, ज्यादा से ज्यादा 60 डेज आप अपने प्रोस्पेक्टस को जनरल पब्लिक को पब्लिश कर सकते हो। सर जनरल पब्लिक को 60 दिन तक आप कह सकते हो आओ मेरे शेयर्स खरीद लो। 60 दिन के बाद आपका प्रोस्पेक्टस वैलिड नहीं होगा, अप्रूवल खत्म हो जाएगा। सर उसके बाद वो प्रोस्पेक्टस किसी काम का नहीं रहेगा। लेकिन सर इस बात को और कंटिन्यू करते हैं। लेकिन सर एक बात है, अगर सर ये यहाँ पे अप्रूव होके आ गया, लेट सपोज यहाँ पे अप्रूव होके आ गया, तो सर ये कौन सी तारीख है मेरे भाइयों, मेरे सज्जनों? सर ये है 1 मई को आ गया। अब 1 मई से 60 दिन कितने बनेंगे? 31 और 30। सर ये मतलब कितने दिन बनेंगे? सर ये बनेंगे 29 जून मेरे ख्याल से। 29 जून तक ये आपका प्रोस्पेक्टस वैलिड होगा। सर 29 जून तक आपका ये प्रोस्पेक्टस सर वैलिड होगा। अब होगा क्या भाइयों, 29 जून तक आप इस प्रोस्पेक्टस को पब्लिश कर सकते हो, आपका ये वैलिड रहेगा। उसके बाद 29 जून के बाद ये इसकी वैलिडिटी खत्म हो जाएगी, उसके बाद आप इसको मजीद पब्लिश नहीं कर सकते। तो सर होता ये है कि इन 29 जून में ये 29 जून में मुझे क्या करना है? प्रोस्पेक्टस को इशू भी करना है, मतलब पब्लिश भी करना है, और हाथ ही हाथ मुझे शेयर्स का ये प्रोस्पेक्टस में इशू कर क्यों रहा हूं? मैं इस वजह से इशू कर रहा हूं क्योंकि लोग आके मेरा क्या करें? शेयर खरीदें, लोग आके मेरा शेयर सब्सक्राइब करें, लोग आके मेरा डिबेंचर आके खरीदें। तो सर अगर मैं तो इसी टाइम पीरियड में जैसे नहीं जॉब अनाउंस होती है तो आप न्यूज़पेपर में एड दे देते हैं, उसके साथ साथ ही वेबसाइट पे या किसी भी चीज पे अप्लाई करने का तरीका भी आ जाता है। तो जैसे मैं प्रोस्पेक्टर यहाँ पे इशू करता हूँ, तो सर प्रोस्पेक्टर जैसे मैं यहाँ पे इशू करता हूँ तो उसके साथ साथ प्रोस्पेक्टस का मकसद ही क्या है? जैसे इन्वेस्टर को वो इंफॉर्मेशन मिले कि वो आइदर दे विल मेक इन्वेस्टमेंट और नॉट। अब तो प्रोस्पेक्टस के साथ साथ मैं क्या करूंगा? सब्सक्रिप्शन का फॉर्म, क्या मेरे साथ साथ बोलो मेरे सज्जनों? सब्सक्रिप्शन का फॉर्म मैं क्या करूंगा? सर इश्यू करूंगा।
अब होगा क्या, जो बंदा जैसे लेट सपोज आप में से कोई प्रोस्पेक्टस पढ़ेगा, अगर उसको बात समझ में आएगी, अगर उसको मेरी कहानी, अगर उसको मेरी राम कथा पसंद आएगी, तो सर अगर उसको ये रिश्ता मंजूर होगा तो वो सब्सक्रिप्शन फॉर्म लेगा, और सब्सक्रिप्शन फॉर्म लेके सर वो शेयर परचेस करेगा, वो शेयर्स के लिए सब्सक्राइब करेगा। जब शेयर्स के लिए सब्सक्राइब कर जाएगा तो वो पैसे दे देगा, जब पैसे दे देगा तो शेयर क्या बन जाएगा, इश्यूड सब्सक्राइब एंड पेड अप शेयर कैपिटल। जैसे प्रोस्पेक्टस पढ़ेगा, अगर उसको बात समझ में आएगी तो वो सब्सक्रिप्शन फॉर्म लेगा, सब्सक्रिप्शन फॉर्म लेके सब्सक्राइब करेगा, फिर उसके बाद पैसे देगा। सर तो मेरे लिए शेयर क्या बन जाएगा, इश्यूड सब्सक्राइब एंड पेड अप शेयर कैपिटल। ठीक है, तो सर अगर बात ये है कि तो इसी टाइम पीरियड में ही सब्सक्रिप्शन शुरू हो जाती है, इसी टाइम पीरियड में ही, इसी टाइम पीरियड में ही, सर कौन से टाइम पीरियड में, सर इसी टाइम पीरियड में ही सब्सक्रिप्शन शुरू हो जाती है। लेट सपोज सर एक केस बनाते हैं, लेट सपोज कंपनी की सब्सक्रिप्शन किसी वजह से यहाँ पे अप्रूव होके आ गया प्रोस्पेक्टस, लेट सपोज यहाँ पे अप्रूव होके आ गया प्रोस्पेक्टस, और अल्लाह ना करे मुल्क में ऐसे कुछ हालात हो गए कि कंपनी ना प्रोस्पेक्टस पब्लिश नहीं करा सकी। पब्लिश कब हो सकता है, अप्रूव होने के बाद। यहाँ पे एसीसीपी भैया ने अप्रूव करके दे दिया, यहाँ पे एसीसीपी ने अप्रूव करके दे दिया। अब लेट सपोज सर पब्लिश नहीं करा सके हम, पब्लिश जो है ये वाला टाइम हमारा वेस्ट हो गया, हमने लेट पब्लिश करवाया, लेकिन वैलिड तो 60 दिन के लिए ही होगा ना, वैलिड तो 60 दिन के लिए होगा। 60 डेज फ्रॉम डेट ऑफ अप्रूवल, 60 डेज फ्रॉम डेट ऑफ अप्रूवल। अब होगा क्या भाइयों, सर होगा ये 60 डेज फ्रॉम डेट ऑफ अप्रूवल। तो सर 60 डेज फ्रॉम डेट ऑफ अप्रूवल वैलिड होगा। तो सर होगा क्या, अब कंपनी बोलेगी यार मेरे पास टाइम सर कम बचा, ठीक है ना, तो कंपनी क्या कर सकती है, सर ये तो यहाँ पे एक्सपायरी हो रही है, तो कंपनी क्या कर सकती है, कंपनी बोल सकती है, किसको बोल सकती है, कंपनी बोल सकती है एसीसीपी को, सर एसीसीपी को बोलेगी कंपनी के यार ये 21 सर ये जो 29 जून को मेरा प्रोस्पेक्टस सर एक्सपायर हो रहा है, अल्लाह के वास्ते सर वो क्या करेगी, रीजन यहाँ बताएगी, रीजन एप्लीकेशन लिखेगी, उसमें रीजन बताएगी, एप्लीकेशन लिखेगी उसमें रीजन बताएगी, एप्लीकेशन में रीजन बताएगी, कोई भी बताएगी कि यार मेरे अल्लाह के वास्ते कोरोना आ गया, ये हो गया, वो हो गया, ये मसला हो गया, प्लीज मेरा टाइम एक्सटेंड कर दें, इतने दिन एक्सटेंड कर दें, ठीक है ना। तो एसीसीपी को अगर बात समझ में आएगी, तो एसीसीपी को अगर बात समझ में आएगी तो वो क्या करेगा, या तो बोलेगा हाँ भाई एक्सटेंड करते हैं, तो अब कितने दिन के लिए वो एसीसीपी की मर्जी, या तो वो मान जाएगा या बोलेगा नहीं नहीं एक्सटेंड करते, या तो वो मान जाएगा और बोलेगा जा तुझे माफ किया जा सर, या तो वो नहीं मानेगा, बोलेगा नहीं नहीं भाई नहीं मानेंगे हम, तुमने खुद अपना टाइम जाया किया, हमारा काम नहीं है, ठीक है ना। तो या तो वो आपकी बात मानेगा या तो वो आपकी बात नहीं मानेगा, ठीक है ना, अगर आप उसको 60 दिन से एक्सटेंड करवाना चाह रहे हैं सर। तो इसी तरीके से सर लेकिन सर अगर मैं, क्या ऐसा हो सकता है अगर मैं सर शेल्फ प्रोस्पेक्टर इशू करूं, शेल्फ प्रोस्पेक्टर जिसके अंदर एक से ज्यादा सर सिक्योरिटीज, एक से ज्यादा सिक्योरिटीज होती हैं, तो क्या मुझे अप्रूवल से टाइम 60 दिन जो नॉर्मली मिल रहा होता है, 60 दिन नॉर्मली जो मिल रहा होता है, क्या उससे ज्यादा फिर मिलेगा, क्योंकि सर ये तो मेरे साथ नाइंसाफी हो जाएगी ना, कि अगर मैं सिर्फ प्रोस्पेक्टर इशू कर रहा हूं जिसके अंदर ऑफर डॉक्यूमेंट में एक ही सिक्योरिटी है, तो 60 दिन का टाइम मिल रहा है, लेकिन अगर ऑफर डॉक्यूमेंट में एक से ज्यादा सिक्योरिटीज हैं तो क्या मुझे ज्यादा टाइम नहीं मिलना चाहिए, सर बिल्कुल मिलना चाहिए। फिर आप एसीसीपी को अगर रिक्वेस्ट करें तो सर वो आपको ज्यादा टाइम दे देगा, वो आपको ज्यादा टाइम दे देगा। अब सर ये बात यहाँ पे हो गई। अगर सर मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूं, लेट सपोज अगर आपका प्रोस्पेक्टस अप्रूव होके आ गया, अब प्रोस्पेक्टर अप्रूव होके आ गया, अब आपने सोचा कि मैं इस तारीख को क्या करूंगा, पब्लिश करूंगा।
कहाँ पे पब्लिश करूंगा? सर पब्लिश आपने कहाँ कहाँ पे करना है मेरे भाइयों? आपका प्रोस्पेक्टस कहाँ कहाँ पे अवेलेबल होना चाहिए? पब्लिश बोलो, ठीक है। अब आपका प्रोस्पेक्टस पब्लिश जो करोगे तो अवेलेबल कहाँ कहाँ पे होना चाहिए? तो सर आपका प्रोस्पेक्टस मेरे भाइयों, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, सर वो जो आपका प्रोस्पेक्ट अवेलेबल होना चाहिए, तसल्ली से सुकून से देख लें सर, आपका प्रोस्पेक्टर अवेलेबल होना चाहिए रजिस्टर्ड ऑफिस में। आपकी जो रजिस्टर्ड ऑफिस है वहां पे अवेलेबल होना चाहिए सर। उसके बाद आपका जो सर प्रोस्पेक्टस है वो सिक्योरिटीज एक्सचेंज, जहां पे सिक्योरिटीज खरीदी जाती हैं सर, वहां पे होना चाहिए सिक्योरिटीज एक्सचेंज सर, वहां पे होना चाहिए सर। उसके बाद आपका जो प्रोस्पेक्टस है और कहाँ कहाँ पे होना चाहिए सर, जो जिस बैंक के पास आप रखवाना चाहें, जिस बैंक में पेमेंट की जाएगी आपके प्रोस्पेक्टस की, सर जरूर आप शेयर खरीदेंगे तो पेमेंट करेंगे ना, तो पेमेंट कहाँ पे करेंगे? बैंक के पास। दो उसके बाद आप रखवा सकते हैं सर जो आपके एरिया का लोकल रजिस्ट्रार है सर, जिस जो एसीटीपी का रजिस्ट्रार है सर, उसके पास रखवाना है आपको सर। उसके बाद दो और हैं सर, जो आपके कंपनी के अंदर इलेक्शन करवाता है, जो आपके कंपनी के अंदर इलेक्शन करवाता है, जो वोटिंग करवाता है। देखो अब कंपनी के अंदर मेंबर्स हैं, लेट सपोज कोई 1 मिलियन, तो 1 मिलियन का हम शो ऑफ हैंड से इलेक्शन कैसे करवाएंगे? तो कंपनी क्या करती है, बेलोटोर को सर उनको हायर करती है, आओ मेरे पास इलेक्शन करवा के दो, मुझे हेल्प करो लोगों के अंदर वोटिंग करवाने में, तो उनके पास रखवाना चाहिए सर। दूसरी चीज, कंपनी की क्रेडिट रेटिंग एजेंसी एक होती है, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, जो बता रही होती है कि कंपनी के पास कंपनी के पैसा वापस करने की, लेन देन करने की सर ताकत कैसी है, मतलब कितने दिन में वो पैसे वापस कर लेते हैं, कितने दिन में वो पैसे वापस कर लेते हैं। क्या पैसे खा तो नहीं जाते पैसे सर? ऐसे तो नहीं है कि किसी के पैसे उन्होंने सर गायब कर लिए, उनको नहीं दिए। रेटिंग मतलब पैसे देने की ताकत कैसी है उनकी। तो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी भी होती है, जैसे पेकरा की एक वेबसाइट है, ठीक है ना, ये क्या करती है, कंपनीज की क्रेडिट रेटिंग बता रही होती है, ठीक है ना, बैंक्स की क्रेडिट रेटिंग बता रही होती है। जैसे कि अगर कोई कंपनी है पेकरा से अपनी क्रेडिट रेटिंग करवा रही होती है, जो कि करवाना जरूरी है लिस्टेड कंपनीज को, तो पेकरा के पास भी अपना प्रोस्पेक्टस रखवाएगी। जो बंदा शेयर जाके खरीदना चाहे तो वो पेकरा के पास जाएगा, उस कंपनी का प्रोस्पेक्टस लेगा, साथ में सब्सक्रिप्शन फॉर्म भी लेगा। उसके साथ साथ कंपनी ने क्या करना है सर, उसके साथ साथ कंपनी ने और कहां पे रखना है सर, और रखना है कंपनी ने अपनी वेबसाइट पे। हर कंपनी की अपनी वेबसाइट होती है, तो कंपनी ने वेबसाइट पे रखना है, ठीक है ना सर। 60 डेज के बाद सब्सक्रिप्शन फॉर्म भी वैलिड नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि 60 डेज के बाद देखो सब्सक्रिप्शन फॉर्म क्यों वैलिड नहीं होगा? अगर सब्सक्रिप्शन फॉर्म पड़ा है, सब्सक्रिप्शन फॉर्म देखो, अगर एक जॉब है उसका तुम्हें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं पता हो, तो क्या तुम फिर एप्लीकेशन भर सकते हो? नहीं भर सकता सर मैं। तो एडवर्टाइजमेंट जब एक प्रोस्पेक्टस है, जब मैं सब्सक्रिप्शन फॉर्म भरने जा रहा हूँ, उसको फिल करने जा रहा हूँ, जब शेयर को एक में परचेज करने जा रहा हूँ, तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए सर? उसके लिए मुझे चाहिए इंफॉर्मेशन। तो इंफॉर्मेशन कहाँ मिलेगी? प्रोस्पेक्टस। जब प्रोस्पेक्टस ही वैलिड नहीं रहेगा, जब इंफॉर्मेशन ही अवेलेबल नहीं होगी, तो फिर सब्सक्रिप्शन फॉर्म भी तो अवेलेबल नहीं होगा ना, ठीक है। तो कंपनी की वेबसाइट पे भी कंपनी ने प्रोस्पेक्टस सर रखना है, वो वहां से डाउनलोड हो जाएगा, आप पढ़ सकते हैं। साथ में सब्सक्रिप्शन फॉर्म भी होगा सर, अगर शेयर खरीदने चाहें तो वो सर वहां पे रख सकते हैं सर। ये कहाँ कितने दिन के लिए अवेलेबल होगा ये सर? कंपनी ने जो अवेलेबल करना है कितने दिन के लिए करना है सर, कब से लेके सर? फ्रॉम द डेट ऑफ जिस दिन तुमने पब्लिश करना चाहा, फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन, फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन, ठीक है ना सर, फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन टिल सर, पब्लिकेशन डेट से लेके कब तक? टिल द डेट ऑफ, फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन टिल द डेट ऑफ सर क्लोजिंग ऑफ सब्सक्रिप्शन। जिस दिन तुम सब्सक्रिप्शन बंद करोगे, जिस दिन तुम सब्सक्रिप्शन बंद करोगे उस दिन तक,
क्लोजिंग ऑफ सब्सक्रिप्शन, ठीक है ना। और सब्सक्रिप्शन कब बंद होगी? जब प्रोस्पेक्टस की वैलिडिटी खत्म हो जाएगी। सर ऐसा भी हो सकता है कि कंपनी, सर ऐसा क्या हो सकता है कि 60 दिन से पहले हम सब्सक्रिप्शन बंद करें? बिल्कुल बेटा हो सकता है। लेट सपोज तुम सोच रहे कि थे कि हम 60,000 शेयर इशू करें, और ये 60 डेज से पहले, 60 डेज से पहले ही ये सेल हो गए, 60 डेज से पहले ही सेल हो गए, तो बेटा फिर बात ही खत्म हो गई ना। अगर 60 डेज से पहले ही ये सेल हो गए तो फिर बात ही खत्म हो गई, ठीक है ना। तो मतलब फिर आपके पास मजीद शेयर बचे ही नहीं, तो फिर करोगे क्या, ठीक है ना। तो ऐसा भी हो सकता है 60 दिन से पहले भी खत्म हो जाए। 60 दिन में हो सकता है 60,000 शेयर इशू नहीं हुए हो, तो फिर अगर आप इसको मजीद एक्सटेंड करना चाहें तो आप किसको कहेंगे? एसीसीपी को। जब आप एसीसीपी को कहेंगे तो एसीसीपी क्या करेगा? उसकी मर्जी होगी, वो बोलेगा जा तुझे माफ किया, ठीक है, तू ले ले एक्सटेंशन। अगर या तो कहेगा नहीं मैं तुझे माफ नहीं करूंगा, मैं तुझे एक्सटेंशन नहीं दूंगा, तो सर ये वाली बातें हैं आपको समझ में आई होंगी यकीनन, ठीक है। अब बात ये है कि लोगों को कैसे पता चलेगा कि मेरा प्रोस्पेक्टर रजिस्ट्रार के पास अवेलेबल है? लोगों को कैसे पता चलेगा? खौफ तो नहीं आएगा। तो सर होता ये है, लोगों को बताने के लिए आप क्या करते हो कि भाई देखो, अब एक न्यूज़पेपर में आपने पब्लिश करवाना होता है, न्यूज़पेपर में आपने एड दिलवाना होता है, पब्लिश करवाना होता है न्यूज़पेपर में। लोगों सर हम क्या करते हैं? सर आप लोगों को बताओगे कि हम शेयर इशू करना चाहते हैं, हमारी कंपनी का नाम लिस्टेड कंपनी बायको पाकिस्तान लिमिटेड, सर हम अपने शेयर इशू करना चाहते हैं, हमारा प्रोस्पेक्टर यहाँ पे अवेलेबल है। तो सर ये लॉ ने कहा एक उर्दू न्यूज़पेपर में और सर एक जो है इंग्लिश न्यूज़पेपर में, जैसे जिसकी पूरे पाकिस्तान के अंदर सर्कुलेशन हो रही हो। जैसे कि उर्दू कौन सा है जिसकी सर्कुलेशन हो रही है? सर जंग, ठीक है ना, जंग का जो है वो सर्कुलेशन हो रही है, सही लिखा है ना मैंने ये। सर उसके अलावा इंग्लिश में डॉन, सर डॉन की और वर्ल्ड वाइड सर पाकिस्तान में पूरे में सर्कुलेशन है, नेशन वाइड सर्कुलेशन है। तो आप एक इंग्लिश में एक उर्दू में आप क्या करो? सर सर्कुलेशन करो। सर जब आप सर्कुलेशन करते हो इनकी, तो सर फिर लोगों को पता लगता है कि हाँ भाई अब इसके शेयर जो है ना बिकना स्टार्ट हो गए, तो वो क्या करते हैं? शेयर आपके परचेस करना आ जाते हैं। अब होगा क्या मेरे भाइयों? अब होगा क्या? सर ये पब्लिश करवाना कब है? सर ये न्यूज़पेपर में कब पब्लिश करवाना है? तो देखो, अब देखो न्यूज़पेपर में कब पब्लिश करवाना है, ये बड़ा अहम बात, ये बड़ी अहम बात है, ठीक है बेटा। न्यूज़पेपर में तुम्हें देखो, अब ना तुमने पब्लिश करवाया इस तारीख से, तुमने पब्लिश करवाया इस तारीख से, ठीक है ना, ये पब्लिश करवाया प्रोस्पेक्टस, लेकिन तुमने सब्सक्रिप्शन स्टार्ट की इस तारीख से। अब सब्सक्रिप्शन कुछ कंपनीज इसी सेम डेट से भी स्टार्ट करती हैं, इसी सेम डेट से भी स्टार्ट करती है, इस सेम डेट से। कुछ कंपनी थोड़ा आगे चल के सब्सक्रिप्शन स्टार्ट कर रही होती है, सब्सक्रिप्शन स्टार्ट कर रही होती है कि आओ सब्सक्रिप्शन स्टार्ट करना मतलब आओ शेयर खरीद लो, ठीक है ना। तो अब जिस तारीख पे सब्सक्रिप्शन स्टार्ट हो रही है, लेट सपोज इस तारीख पे सब्सक्रिप्शन स्टार्ट हो रही है, तो अब होगा क्या? इससे 7 दिन पहले, ठीक है ना सर, नॉट लेटर देन, सर नॉट लेस देन, नॉट लेस देन 7 days एंड नॉट मोर देन, नॉट मोर देन 30 days, ठीक है ना। ऐसे नहीं, सब्सक्रिप्शन हो रही है, लेट सपोज सब्सक्रिप्शन डेट है मेरी कौन सी? सब्सक्रिप्शन डेट है मेरी, सब्सक्रिप्शन डेट ये मैं न्यूज़पेपर का बता रहा हूं कि न्यूज़पेपर में कब तुम्हें पब्लिश करना है। लेट सपोज सब्सक्रिप्शन डेट है मेरी सर कौन सी? 7 मई। तो ऐसे नहीं कि 7 मई को तुम सब्सक्राइब करवाने वाले हो और तुमने सर तुम्हें क्या करना है? ऐसे 7 दिन पहले चला जाऊं मैं, तो सर ये हो जाएगा 30 अप्रैल, ठीक है ना, 30 अप्रैल। सर तो 30 अप्रैल से कम कम वाले टाइम में नहीं, मतलब यहाँ पे तुम न्यूज़पेपर में पब्लिश नहीं करवा सकते। 7 दिन से पहले करवाना है, 7 दिन से पहले, ठीक है ना। जैसे और सर ऐसे भी नहीं कि सब्सक्रिप्शन से 30 दिन पहले करवा दो, ठीक है ना। तो अगर इससे 30 दिन पहले चला जाऊं तो कितने दिन बनेंगे? सर ये बनेंगे, अल्लाह आपका भला करे, 8 अप्रैल। तो ऐसे नहीं होगा कि आपको ना इस टाइम पीरियड में, आपको इस टाइम पीरियड में सर
आपको इस टाइम पीरियड में न्यूज़पेपर में पब्लिश करवाना है, ठीक है ना। यहाँ पे भी आप नहीं करवा सकते और यहाँ पे भी आप नहीं करवा सकते। सब्सक्रिप्शन डेट से 30 दिन पहले न्यूज़पेपर में सब पब्लिश नहीं कर सकते। 30 दिन से कम टाइम बचा हो तो आप पब्लिश कर सकते हो, लेकिन ऐसे भी नहीं कि 7 दिन कम टाइम पीरियड में आप पब्लिश कर लो न्यूज़पेपर में। जैसे लोगों को पता तो चले कि प्रोस्पेक्टस आ गया है और सब्सक्रिप्शन स्टार्ट होने वाली है। तो सर ये रही यहाँ पे बातें। उम्मीद है आप सबको ये पूरा केस, सर आपको ये नहीं, सर आप पर्सनली प्रोस्पेक्टर लोगों को नहीं दे सकते, पर्सनली नहीं दे सकते बेटा, तुम्हें ना उनको बताना पड़ता है। अब आ जाओ रीड करते हैं सर अब आप यहाँ से अप्रूवल ऑफ प्रोस्पेक्टस से लेके रीड करें, ये पूरा कवर हो गया हमारा, ये आप रीड करें। उसके बाद आप आगे आए, ये अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोस्पेक्टस, सर ये पूरा रीड करें। सर उसके बाद आप कंटेंट्स ऑफ प्रोस्पेक्टस पे आए, सर आप ये पूरा रीड करें, ठीक है। उसके बाद सर आप यहाँ तक रीड करें तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। सर ये पूरा आप रीड करें, आपके पास में आपको मैं सर 10-15 मिनट देता हूँ, फिर उसके बाद मैं स्टार्ट करता हूँ। सर 8:55 पे मैं क्लास स्टार्ट करूंगा, ठीक है। अब सर बात ये कि प्रोस्पेक्टस कंपनी कब कब इशू कर सकती है। अब एक बात सुने सर, अब बात ये कि कंपनी, मैंने आपको बताया था, कंपनी जब भी शेयर इशू करना चाहेगी वो प्रोस्पेक्टस इशू कर सकती है। जब भी कंपनी ने जनरल पब्लिक को सर जब भी कंपनी ने जनरल पब्लिक को सर शेयर इशू करने हैं, कौन सी कंपनी किसको इशू करने हैं, जनरल पब्लिक को। जब भी कंपनी ने जनरल पब्लिक को शेयर इशू करने हैं तो सर कंपनी को क्या करना पड़ेगा, प्रोस्पेक्टस इशू करना पड़ेगा। शेयर इशू करे या डिबेंचर इशू करे, सर उसको प्रेफरेंस शेयर इशू करे, ऑर्डिनरी शेयर इशू करे, डिबेंचर, कोई भी अपनी सिक्योरिटी जनरल पब्लिक को इशू करेगी तो उसको प्रोस्पेक्टस इशू करना पड़ेगा। अब सर प्रोस्पेक्टस कब कब इशू करना चाहिए कंपनी को, लेकिन सर जब भी जिंदगी में कंपनी को जनरल पब्लिक को अगर शेयर इशू करने तो सर उसको प्रोस्पेक्टस इशू करना पड़ेगा। फिर वही जो ऊपर वाली बातें पढ़ के आए ना, वही हिसाब होगा कि प्रोस्पेक्टस फिर 21 दिन का पहले आपने एससीसीपी को जमा करवाना पड़ेगा, फिर वो अप्रूव करके देगी, फिर आपका प्रोस्पेक्टस 60 दिन से वैलिड होगा। आपने फिर अवेलेबल करवाना है न्यूज़पेपर में सर 7 दिन से पहले और 30 दिन से ज्यादा नहीं, आप न्यूज़पेपर में देना है। फिर आपने अवेलेबल करवाना है रजिस्ट्रार के पास, शेयर रजिस्ट्रार के पास, अपनी रजिस्ट्रेशन ऑफिस पे, कंसर्न बिलोटर के पास, सर क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के पास, अपनी वेबसाइट पे, सर उसके बाद अल्लाह आपका भला करे बैंकर के पास, इन सब लोगों के पास आपने सर अवेलेबल करवाना है और उनके साथ साथ सब्सक्रिप्शन फॉर्म भी रखवाना है। सर फिर वो क्या करेंगे, प्रोस्पेक्टस पढ़ेंगे, अगर उनका दिल करेगा तो सब्सक्राइब करेंगे, वरना वो सब्सक्राइब नहीं करेंगे। उसके बाद सर क्या होगा कि सर 60 दिन जैसे पूरे हो जाएंगे तो आपकी सर प्रोस्पेक्टस की वैलिडिटी खत्म हो जाएगी। सर प्रोस्पेक्टस को क्या मैं मजीद दिन के लिए एक्सटेंड करवा सकता हूँ वैलिडिटी? बिल्कुल सर, आप एससीसीपी को एप्लीकेशन लिख के आप अपनी एक्सटेंड करवा सकते हैं, ठीक है। अगर सर मैं सप्लीमेंट प्रोस्पेक्ट इशू करूं, सप्लीमेंट प्रोस्पेक्ट होती क्या है, मैंने प्रोस्पेक्ट इशू कर दिया, अब 15 दिन के बाद कोई मुझ पे केस हो गया, अब 15 दिन के बाद मुझ पे कोई केस हो गया, अब केस जो हो गया तो वो भी मुझे डालना जरूरी है क्योंकि ये रिस्क फैक्टर है। तो मैं क्या इशू करूंगा, सप्लीमेंट टू प्रोस्पेक्टस। मैंने पहले प्रोस्पेक्टर इशू कर दिया है, अब हुआ क्या सर, 15 दिन के बाद मुझ पे हो गया केस कि यार तुमने ना एनवायरमेंटल लॉ ब्रीच किए हैं, सर तुमने शहर के अंदर तुमने फैक्ट्री लगाई है जिसकी वजह से पोल्यूशन हो रही है, तो पोल्यूशन लॉस तुमने ब्रीच किए हैं, लिहाजा तुम्हें ये फैक्ट्री शहर से हटानी पड़ेगी, बंद करनी पड़ेगी। तुम्हें जो है ना हाईवे पे या किसी ऐसी जगह पे खोलनी पड़ेगी वहां पे जहाँ पे आबादी ना हो, जहाँ पे सर लोग ना रहते हो, ठीक है ना। तो इस तरीके से अब ये क्या ऐसी बात है, मेन बात है जो कि मुझे अपने इन्वेस्टर को बताना जरूरी है। तो सर कैसे बताऊंगा मैं सर अब पुराना प्रोस्पेक्टस की वजह से, ठीक है ना, मैं क्या करूंगा, मैं प्रोस्पेक्टस को सर
सप्लीमेंट प्रॉस्पेक्ट इशू करूंगा। अब सप्लीमेंट प्रॉस्पेक्टस में ये बात बताऊंगा, उसमें अपडेट मतलब पुराना वाला तो वैलिड रहेगा, लेकिन ये बात भी उसके साथ ही आ जाएगी। अब ये बात जो मैं इशू करूंगा तो सर क्या ऐसे ही इशू कर दूंगा? नहीं, मैं सप्लीमेंट प्रॉस्पेक्टस भी इशू करने से पहले एसीसीपी से अप्रूव करवाऊंगा। और सर उसकी फिर वैलिडिटी क्या होगी बेटा? उसकी वैलिडिटी वही होगी जो कि तुम्हारे प्रॉस्पेक्टस की है, जो कि तुम्हारे जिस दिन तुम्हारा पहला वाला प्रॉस्पेक्टस एक्सपायर होगा उसी के साथ साथ सप्लीमेंट प्रॉस्पेक्टस भी एक्सपायर हो जाएगा। अब कंपनी कब कब इशू कर सकती है? सर टाइमिंग ऑफ प्रॉस्पेक्टस पढ़ रहे हैं। सर कंपनी ने जब भी जिंदगी में शेयर इशू करना हो, सिक्योरिटी इशू करनी हो जनरल पब्लिक को, वो इशू कर सकती है। सर अब एक मेरी बात सुने, सर बड़ी काम की बात अब मैं बताने जा रहा हूं आप लोगों को। लेट सपोज सर कंपनी कब कब इशू कर सकती है? एक तो सर अब देखिए कंपनी, अब जब सर अब एक कंपनी सर जब बन जाती है, जब स्टेप 4 पूरा कर लेती है, 5 स्टेप होते हैं ना, नाम सिलेक्ट करना, एमओए बनाना, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन बनाना, उसके बाद दोनों जमा करवा के इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट लेना, फिर 5 ये चौथा स्टेप जब पूरा हो जाता है तो आपको मिल जाता है इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट मिल जाता है। तो फिर स्टेप 5 कौन सी कंपनी को सर पूरा नहीं करना होता और वो कारोबार अपना चला सकती हैं? सर वो 2 कंपनीज होती हैं बेटा। वो 2 कंपनीज कौन सी होती है सर? एक होती है प्राइवेट कंपनी, सही है, एक होती है सर गारंटी लिमिटेड नॉट हैविंग शेयर कैपिटल। ये चौथा स्टेप पूरा करके 5वें स्टेप में जाने की जरूरत नहीं है और सर अपना कारोबार इशू कर सकती है, नॉट हैविंग शेयर कैपिटल। ठीक है, तो लेकिन 5वां स्टेप कौन सी कंपनीज को फिल करना होता है? जो इनके अलावा होती है। अब एक बात सुनो, स्टेप 5 याद करो। कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस सर्टिफिकेट पढ़ाते वक्त मैंने आपको एक पॉइंट छुड़वाई थी, वो पॉइंट आज यहाँ पे कवर हो रही होगी। तो सर होगा क्या? अब कंपनी इनकॉर्पोरेट तो हो गई, ठीक है ना? अब इनकॉर्पोरेट हो गई तो क्या कंपनी अब शेयर इशू कर सकती है? कारोबार भले कमेंस ना करे तो क्या शेयर इशू कर सकती है? बिल्कुल शेयर इशू कर सकती है सर, ठीक है ना? कारोबार शुरू नहीं कर सकती पर क्या शेयर इशू कर सकती है? बिल्कुल शेयर इशू कर सकती है। लॉ ने बिजनेस स्टार्ट करने से मना किया हुआ है। इन दोनों कंपनीज के अलावा बाकी कंपनीज को बिजनेस स्टार्ट करने से मना किया हुआ है। बिजनेस स्टार्ट करने से पहले उनको स्टेप 5 पूरा करना पड़ता है, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। तो लेकिन सर वो चौथा स्टेप पूरा करके अब इनकॉर्पोरेट तो हो चुके हैं, तो क्या वो शेयर इशू कर सकते हैं? बिल्कुल। अब होता क्या है, अब यहाँ पे ध्यान से सुनना, तसल्ली से, तरीके से देखना। अब होगा क्या, जब कंपनी इनकॉर्पोरेट हो जाती है तो वो जैसे इनकॉर्पोरेट होती है वो तब भी उसके बाद 2 ऑप्शन होते हैं, या तो शेयर इशू करे, या तो शेयर इशू करके शेयर के फॉर्म में पैसा ले ले। शेयर किसको इशू करे? अपनों को नहीं, अपने डायरेक्टर्स को नहीं सर, प्राइवेटली नहीं, जनरल पब्लिक को। या तो सर जनरल पब्लिक को शेयर इशू करके जैसे ही चौथा स्टेप पूरा किया, एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन, जैसे स्टेप 4 कंप्लीट किया, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल गया। अब सर या तो शेयर इशू करे जनरल पब्लिक को, और जब शेयर इशू करेगी जनरल पब्लिक को तो उनको प्रॉस्पेक्टस इशू करना पड़ेगा, ठीक है ना? प्रॉस्पेक्टस इशू करना पड़ेगा। अब सर मेरे भाइयों, ठीक है, लेकिन अगर प्रॉस्पेक्ट कंपनी ने सोचा फिलहाल में शेयर इशू नहीं करना चाहती, ये कब सोच रही है? जब स्टेप 4 मिल गया, स्टेप 4 पूरा हो चुका है, अब स्टेप 5 की तरफ हम जा रहे हैं, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस सर्टिफिकेट लेने जा रहे हैं। तो कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस सर्टिफिकेट की जो एक पॉइंट छुड़वाई थी मैंने, सेकंड लास्ट पॉइंट, वो यही बात थी कि कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस सर्टिफिकेट कहता है या तो तुम लोग शेयर इशू करो, और शेयर इशू करो किसको? जनरल पब्लिक को, तो तुम्हें प्रॉस्पेक्ट इशू करना पड़ेगा, या तो ये हमें दिखा दो कि तुमने प्रॉस्पेक्ट इशू किया है। लेकिन कभी कभी कंपनी सोच रही होती है, यार हम फिलहाल शेयर इशू नहीं करना चाहते, ठीक है ना, हमारे पास इनफ मनी है। शेयर क्यों इशू किए जाते हैं? जैसे मेरे पास पैसा है तो मैं कारोबार चला सकूं। सर मेरे पास, हम सोच रहे हैं कि हमारे पास पैसा इनफ है, हम फिलहाल शेयर इशू नहीं करना चाहते, जनरल पब्लिक को शेयर इशू नहीं करना चाहते। किसको? जनरल पब्लिक को। अपनों को भले इशू करना हो कर लो,
ठीक है, तो जब जनरल पब्लिक को शेयर इशू नहीं करूंगा तो फिर मैं प्रोस्पेक्टस भी इशू नहीं करूंगा, तो फिर मैं प्रोस्पेक्टस भी इशू नहीं करूंगा। सर जब मैं प्रोस्पेक्ट इशू नहीं करूंगा तो फिर मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, फिर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस सर्टिफिकेट लेने के लिए तुम्हें स्टेटमेंट, एक कागज का टुकड़ा देना पड़ेगा जिसका नाम है स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस। मतलब प्रोस्पेक्टस ना इशू करने के बगैर, सर प्रोस्पेक्टस इशू करने के बजाय तुम्हें ये स्टेटमेंट देनी पड़ेगी। कब देनी पड़ेगी, कब देनी पड़ेगी सर, जब मैं अपना कारोबार शुरू करने के लिए कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस सर्टिफिकेट लेना चाहता हूं, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस सर्टिफिकेट लेना चाहता हूं, तो या तो मैं प्रोस्पेक्टस इशू करूं, शेयर इशू करूं जनरल पब्लिक को और प्रोस्पेक्ट इशू करूं, और या तो अगर मैं प्रोस्पेक्ट शेयर इशू नहीं करना चाहता जनरल पब्लिक को, मैं जनरल पब्लिक का पैसा नहीं लेना चाहता, मेरे पास इनफ पैसा है, इनफ मनी है, इनफ फंड्स हैं, सफिशिएंट फंड्स हैं कि मैं अपना कारोबार चला सकूं, तो फिर अगर मैं जनरल पब्लिक को इशू नहीं करूंगा तो प्रोस्पेक्ट इशू करने की जरूरत नहीं होगी। फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, फिर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट है कि अगर तुम प्रोस्पेक्ट इशू नहीं कर रहे तो तुम स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस इशू करो, स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस इशू करो। अब एक बात सुनो, अगर लेट सपोज मैंने शेयर इशू नहीं किए, तो सर इसका क्या मकसद हुआ, मैंने प्रोस्पेक्टस भी इशू नहीं किया, जब मैंने प्रोस्पेक्ट इशू नहीं किया तो ये शुरू में बातें चल रही हैं, शुरू में, तो इसका मतलब कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस सर्टिफिकेट लेने के लिए मैंने कौन सी, ये सर जब भी कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस सर्टिफिकेट लेना होगा मुझे, जब भी पांचवा स्टेप पूरा करना होगा मुझे, या तो मुझे शेयर इशू करने पड़ेंगे, शेयर इशू करके प्रोस्पेक्ट इशू करना पड़ेगा। अगर मैं प्रोस्पेक्ट शेयर इशू नहीं कर रहा, प्रोस्पेक्टस, तो फिर इशू भी नहीं करना पड़ेगा। फिर मुझे कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस सर्टिफिकेट लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस, मुझे सर इशू करनी पड़ेगी, और इशू करके किसके पास जमा करवानी पड़ेगी, एसीडीपी के पास। फिर मैं सर क्या कर सकता हूं, सर फिर मैं कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस सर्टिफिकेट ले सकता हूं सर। लेकिन सर इस स्टेटमेंट ऑफ ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस की सर ये कब तक वैलिड रहेगी, कब तक सर, इसकी कब तक वैलिडिटी रहेगी बेटा, इसकी वैलिडिटी, इसकी जो उम्र है, इसकी उम्र कब तक है, जब कंपनी ने जिंदगी में सोचा, जब कंपनी ने सोचा कि यार वैलिडिटी जो है, जब कंपनी ने सोचा कि यार हम जो है ना, अब जिंदगी में कभी तो कंपनी शेयर इशू करेगी ना, तो जब कंपनी शेयर इशू करेगी जनरल पब्लिक को, तो उसको क्या इशू करना पड़ेगा, प्रोस्पेक्टस। तो जिस दिन कंपनी ने प्रोस्पेक्टस इशू किया, जिस दिन कंपनी ने शेयर इशू किए, तो उस दिन स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस की वैलिडिटी एंड हो जाएगी, सही है। तो इसकी कब तक वैलिडिटी है सर इसकी वैलिडिटी जो है वो है सर जब कंपनी प्रोस्पेक्ट इशू करेगी तब इसकी वैलिडिटी एंड हो जाएगी। अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कंपनी कब अपना प्रोस्पेक्टस इशू कर सकती है, टाइमिंग ऑफ प्रोस्पेक्टस, या तो एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, एट द टाइम ऑफ ऑब्टेनिंग सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, या फिर जब भी कंपनी शेयर इशू करना चाहे, या जब भी जिंदगी में कंपनी शेयर इशू करना चाहे, शेयर परचेज करना चाहे, सर वो तब क्या कर सकती है, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, तब वो सर प्रोस्पेक्ट इशू कर सकती है। सर ये यहां से लेके मेरे भाइयों यहां तक रीड कर लें, 2 मिनट दे रहा हूं, यहां से लेके यहां तक रीड कर लें। अब सर बात ये है कि ऐसा भी तो हो सकता है ना, हमने बेनिफिट जो है वो गलत डाल दिए, हमने प्रोस्पेक्टस के अंदर गलत इंफॉर्मेशन डाल दी, हमने प्रोस्पेक्टस के अंदर जो चीजें रिस्क वाली थी वो हमने नहीं डाली, पूरी इंफॉर्मेशन नहीं डाली। अगर वो इंफॉर्मेशन में डालता, कोई ऐसी इंफॉर्मेशन जो मुझसे रह गई हो, मैंने नहीं डाली हो, जो मैंने जानबूझ के मुझसे रह गई, मैंने नहीं डाली,
क्योंकि अगर ये डालूंगा तो शेयर होल्डर मुझसे शेयर नहीं खरीदेगा, इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा। तो सर अगर मैंने ऐसी कोई हरकत की जिसकी वजह से शेयर होल्डर को नुकसान हो गया, अगर वो इंफॉर्मेशन शेयर होल्डर भैया को पता होती तो शेयर होल्डर या इन्वेस्टर मुझसे सिक्योरिटी नहीं खरीदता। ठीक है ना। अगर मैंने ऐसा कोई धोखा किया तो सर क्या होगा? अब देखो सर, अ पर्सन कमिट्स एन ऑफेंस, ये बात मतलब जुर्म माना जाएगा, हु मेक्स अ मिसलीडिंग, इनकरेक्ट, अनट्रू और डिसेप्टिव स्टेटमेंट इन प्रोस्पेक्टस। या तो धोखे वाली कोई सर स्टेटमेंट डाल दी प्रोस्पेक्टस के अंदर, सर बढ़ा चढ़ा के बात की जो कि रियल में थी नहीं, सर गलत बातें की प्रोस्पेक्टस के अंदर, जैसे लोगों को हम घेर लें, लोग हमारी बातों में आ जाएं और वो इन्वेस्टमेंट करें। या और ओमिट्स इंफॉर्मेशन, मतलब omits information statement from prospectus date security act 2015 or any rule or regulation made under security act 2015 required to be included in prospectus। या कोई ऐसी इंफॉर्मेशन जो कि प्रोस्पेक्टस की रिक्वायरमेंट है कि आपको ये इंक्लूड करनी चाहिए, और अगर वो उन्होंने नहीं डाली तो सर ये क्रिमिनल लायबिलिटी समझी जाएगी, ये गलत बात समझी जाएगी। और इसकी वजह से होगा क्या? शेयर होल्डर आपके घेरे में आ जाएगा, वो बेचारा इन्वेस्टमेंट करेगा, शेयर्स परचेज करेगा, डिबेंचर परचेज करेगा, और अगर उसको नुकसान हो गया तो फिर क्या होगा? तो फिर ये होगा, every officer, issuer, director of an offerer or issuer of any person who has signed the prospectus, मतलब सर जिसने भी प्रोस्पेक्टस बनाया, जिसने भी प्रोस्पेक्टस को साइन किया, और सर कंपनी का डायरेक्टर, कंपनी के डायरेक्टर्स, कंपनी के जिस ऑफिसर ने बनाया, जिस ऑफिसर ने साइन किया, ठीक है ना, वो सारे shall be liable to pay compensation to any person who acquires any of the security in reliance upon the prospectus to which the prospector relates and suffer loss in respect of them as a result of any incorrect, deceptive or misleading statement in the prospect, omission from it, any matter required to be included। अगर सर इस प्रोस्पेक्टस, अगर ऐसे प्रोस्पेक्टस में जिसमें गलत बातें की गई हैं जो रियलिटी में है ही नहीं, धोखे वाली बातें की गई, या कोई ऐसी इंफॉर्मेशन छुपाई गई जिसकी वजह से इन्वेस्टर को नुकसान हो गया, तो सर इस नुकसान को भर के देंगे, इसको कंपनसेट करेंगे कौन? सर डायरेक्टर, सर जिस बंदे ने इशू किया वो, जिस बंदे ने साइन किया वो, सर ये सब भर के देंगे, ये सब सर इनको क्या करेंगे? फिल करके देंगे। ठीक है, बात समझ में आई सर आप सब लोगों को ये? ठीक है सर, ये बात क्लियर हुई? ठीक है सर। अब सर अगर मैं एक स्टेप आगे बढ़ूं, अब सर होता ये है कि कभी कभी जैसे ना आपके कारोबार के अंदर, आपके कंपनी के अंदर, जैसे हम ये लिख रहे हैं कि यार मेरी जो प्रॉपर्टी है, मेरी जो कंपनी की प्रॉपर्टी है, बिल्डिंग है, इसकी वैल्यू जो है ना वो 20 लाख से बढ़ गई। मैंने खरीदी थी 40 लाख की और अब ये हो गई 60 लाख की। मेरी जो बिल्डिंग है, मेरी जो प्रॉपर्टी है, अब वो हो गई है 60 लाख रुपए की। ठीक है ना, 40 लाख से 60 लाख की बढ़ गई है, लेकिन मैंने अभी सेल नहीं की है। मैंने ये भी बात अपने प्रोस्पेक्टर में लेट सपोज लिखी। तो सर अब एक बात बताओ, मैं ये 40 लाख से 60 लाख लिख रहा हूं, तो ये कैसे लिख रहा हूं? मैंने ये खुद से कैसे डिटरमाइन कर लिया? तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना मैंने खुद से डिटरमाइन कर लिया हो कि 60 लाख। ऐसे तो अगर कोई खुद से डिटरमाइन करेगा तो हर कोई बोलेगा मेरा घर तो 1 करोड़ रुपए का है। तो सर होता ये है कि आपने ना कुछ ऐसी एक्सपर्ट्स होते हैं जो कि ना आपकी प्रॉपर्टी के वैल्यू लगा रहे होते हैं, जो कि आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू लगा रहे होते हैं। ठीक है ना, उनको बोला जाता है वैल्यूअर सर। तो अगर आपने ना क्या करना होता है, लॉ की रिक्वायरमेंट है, अगर ऐसी कोई बात है तो आप अपने अगर प्रॉपर्टी की वैल्यू लगवाना चाहते हैं तो सर आप एक्सपर्ट से पूछें, वैल्यूअर से पूछें, ऐसे एक्सपर्ट से पूछें जिसका प्रोफेशन उसको इजाजत दे रहा हो ये काम करने के लिए, जिसका बाकायदा कारोबार हो। तो सर आप उनसे पूछें, वो आपको स्टेटमेंट बना के देंगे। आप फिर वो प्रोस्पेक्टस में अगर इंक्लूड करना चाहते हो तो करो, खुद से नहीं लगाओ। ठीक है ना। तो अगर किसी ऐसे बंदे से आप, जरूरी नहीं कि मैं सर सिर्फ वैल्यू की बात करूं, मैं अगर बैंकर की बात करूं कि यार हमने हमारी जो सिक्योरिटीज है बैंक, या कोई भी ऐसा कारोबार, इंजीनियर से, अकाउंटेंट से या लॉयर से, जैसे मेरी कंपनी पे केस चल रहा है, ठीक है ना,
मैंने लिखा हुआ है रिस्क फैक्टर के अंदर मेरी कंपनी पे केस चल रहा है, ठीक है ना। तो अब सीन ये हुआ, ये केस में जीतूंगा या हारूंगा, या कितना मुझे कंपनसेट, कितना मुझे नुकसान होने का चांस है, ये मैं खुद से तो डिटरमाइन नहीं कर सकता। ये मुझे किससे पूछना पड़ेगा? लॉयर से, वकील से। तो वकील से स्टेटमेंट लेनी पड़ेगी और फिर वो मुझे प्रॉस्पेक्टस में दिखानी पड़ेगी, ठीक है ना। लेकिन मैं कब दिखा सकता हूँ वैल्यूअर की स्टेटमेंट? अगर मुझे प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ाने के लिए स्टेटमेंट दिखानी है, सर ये आपकी मर्जी, आप वैल्यू बढ़ाने की बात बताएं या नहीं बताएं। अगर बताएंगे तो एक्सपर्ट की स्टेटमेंट भी दिखानी पड़ेगी। पर अगर केस हुआ है कंपनी पे और उसका आप दिखाना चाह रहे हैं कि हम ये जीत जाएंगे, अगर ये दिखाना चाह रहे हैं तो लॉयर की स्टेटमेंट दिखानी पड़ेगी। ये दोनों कौन है? एक्सपर्ट है। ये दो एग्जांपल दी मैंने आपको, लेकिन इनकी इनकी सर स्टेटमेंट दिखाने के लिए आपको इनसे परमिशन लेनी पड़ेगी। अगर लॉयर से स्पेसिफिकली परमिशन लेनी, अगर लॉयर की परमिशन के बगैर आपने प्रॉस्पेक्ट इशू कर लिया तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो सर यहाँ से अगर मैं रीड करूं, एक्सपर्ट इंक्लूड्स बैंकर, सिक्योरिटी एडवाइजर, इंजीनियर, वैल्यूअर, accountant, lawyer and any other person whose profession gives authority to statement made by। अगर इनमें से किसी को भी उनका प्रोफेशन स्टेटमेंट बनाने के लिए इजाजत दे रहा है तो ये कर सकते हैं, ठीक है ना। ये बात लिखी हुई है कि वो जो एक्सपर्ट हो ना वो इंडिपेंडेंट होना जरूरी है। ऐसे नहीं कि इस कंपनी का अपना ही बंदा हो। जैसे डायरेक्टर खुद भी साइड पे वैल्यूअर का काम करता हो तो वो तो गलत स्टेटमेंट बना सकता है ना। इंडिपेंडेंट होना चाहिए, मतलब अलग बंदा होना चाहिए एक्सपर्ट। अब वो अगर यहाँ पे ये लिखा हुआ यहाँ से लेके यहाँ तक, अगर कोई ऐसी बात कंपनी लिखना चाह रही है एक्सपर्ट की, कोई अगर लिखना चाह रही है तो सर जैसे प्रॉपर्टी का मैंने बताया, अगर नहीं बताया तो उसकी मर्जी, फिर एक्सपर्ट की स्टेटमेंट की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। पर अगर लॉ की केस की बात जरूर बताएगी, लेकिन अगर केस में कितना हमें नुकसान होगा, फायदा होगा, वो बताना चाह रही है, नहीं बताए तो उसकी मर्जी। केस तो जरूर बताएगी कि हुआ है, लेकिन ये बताना चाह रही है कि केस में कितना हमें नुकसान होगा या फायदा होगा, अगर ये बताना चाह रही है तो फिर लॉयर की, एक्सपर्ट की स्टेटमेंट चाहिए होगी। अगर चाहिए होगी तो मैं प्रॉस्पेक्टस में इंक्लूड करूंगा। अगर नहीं करना चाहता तो आपकी मर्जी, लेकिन अगर करना चाहते हो तो एक्सपर्ट की कंसर्न लेना जरूरी है। एक्सपर्ट ये आपको जरूर कहेगा हाँ हाँ मैं, मेरी इजाजत है, इसको भले प्रॉस्पेक्टस में इंक्लूड करो, मेरी इजाजत है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये लिखा हुआ है सर, इस बात को रीड कर लीजिएगा। आज क्लास को यहीं तक रखते हैं, इंशाल्लाह फिर कल मिलेंगे, ठीक है सर। अल्लाह हाफिज। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया।